जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। जोहार आप सभी को। आइए हम शुरू करने वाले हैं। आज आपका ये सेट होगा जेएसएससी सीजीएल का ये सेट नंबर जो होगा वो होगा आपका 6। इससे पहले हमने 5 सेट जो होगा जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट हमने देख लिया। ये छठा सेट होने वाला है आपका, और ये फुल लेंथ टेस्ट है आपके। ये पूरे 100 प्रश्नों का ये सेट होगा। आप एक बार इसे पूरा हल करके देखें और आप लास्ट तक देखें कि हमारे 100 में से कितने प्रश्न जो है वो सही हो रहे हैं। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी तक आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है और आप किस वे में यानी किस दिशा में जो है वो सही तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे आपको बहुत सारे आइडिया भी आ जाएगा। साथ ही साथ उन सभी चीज़ों को आप समझते चलेंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत हमको अपना अनुसार से जो भी होगा हम देने का प्रयास करेंगे, और अपना जो भी कह सकते हैं कि एक तरह से कंसेप्ट है या जहाँ तक थोड़ा बहुत लगेगा कि इस चीज़ को थोड़ा डिटेल करना चाहिए तो वहाँ पे हम डिटेल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को देखते चलते हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं आज के इस पहले सवाल की ओर। शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है आपका कि झारखंड कौन रक में संज्ञा ला गए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमने इससे पहले हम वीडियो जब लेक्चर देते हैं तो उसमें से हमने देखा था कि संज्ञा कुल मिलाकर संज्ञा जो है वो हमको जिस तरह से हिंदी में पढ़ना है बस वही लगभग आपको वही वे में आपको खोरठा में भी पढ़ना है। शर्त यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे संज्ञा है और खोरठा में आपको लिखना पड़ता है संज्ञा। कौन सा लिखना पड़ता है? संज्ञा, या तो फिर संज्ञा भी पढ़ा जाता है, इसको संज्ञा भी पढ़ा जाता है, संज्ञा भी पढ़ा जाता है। ये भी चीज़ आपको याद रखेंगे। यहाँ पे हालांकि इसका भी प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर ज़्यादा शुद्ध देखें तो ये दोनों जो वो ज़्यादा शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है संज्ञा को। चलिए, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। टोटल आपके 5 भेद होते हैं। उसमें से हमने सबसे पहले बात किया था जातिवाचक संज्ञा। जब जातिवाचक संज्ञा की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, किसी एक जाति का बोध कराते हैं। जैसे अगर बात करें महिला, तो महिलाओं में क्या है कि महिला की जाति को हमने बता दिया। लेकिन महिला में भी अगर हम एक नाम ले लिए, सपोज दैट कोई भी आप एक नाम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक नाम बोला कमला, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टिकुलर महिला का नाम ले लिया। तो और महिला हमने जो बोला था वो क्या था, एक जातिवाचक संज्ञा था। लेकिन अगर हमने कमला बोला या तो फिर कोई भी नाम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे महिला से अगर हमने किसी पार्टिकुलर नाम का ले लिया तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने एक व्यक्तिगत नाम की चर्चा हमने यहाँ किया। और महिला क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा पहले था महिला, और जातिवाचक संज्ञा महिला में भी अगर हम पार्टिकुलर किसी नाम को ले लें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार हमने लिखा एक जातिवाचक संज्ञा में हमने लिखा पर्वत। तो पर्वत क्या है, एक जाति विशेष को बता रहा है। लेकिन पर्वतों में भी अगर हमने बोल दिया पारसनाथ, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, कंचनजंगा, कामेत, केटू, काराकोरम, कई सारे हिंदू कुश, कई सारे पर्वत हैं, ठीक है। तो वो सारे पर्वत जो वो एक पार्टिकुलर व्यक्तिगत पर्वत का नाम बोल रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में पर्वत हो गया। उसी प्रकार अगर हमने एक और एग्जाम्पल लिया, इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिखा नदी। तो नदी क्या है, एक जाति विशेष बता रहा है। नदी की कई सारी जाति, मतलब कई सारी नदियाँ हो सकती है। तो नदी हमने एक जाति को बता दिया। लेकिन नदी में भी अगर बोले गंगा, दामोदर, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, सतलज, ये सब जितनी भी नदियां हैं ये सारे क्या है, ये सारा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ये सारी नदियां क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करें भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या है कि जहाँ से हमको ना ही आपको उपसर्ग और ना ही प्रत्यय वहाँ पे जुड़ा हुआ मिलता है, वैसे शब्द जो होते हैं उसको भाववाचक संज्ञा के रूप में। जैसे बचपन, एक हमने लिखा बचपन। तो बचपन जो है लड़कपन हो गया, ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये सारे शब्द जो हैं ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम बोले समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा को हम गोठवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोठवाचक संज्ञा भी कहते हैं, गोठवाचक संज्ञा भी कहते हैं, गोठवाचक संज्ञा।
ठीक है। तो अगर बात करें इसमें से गोठवाचक संज्ञा, जहाँ पे आपको भीड़ का, यानी यहाँ पे जैसे सेना, बाजार, मेला, कोई सम्मेलन हो रहा है, ये सभी जितने भी यात्रा, ये कोई यात्रा निकला हुआ है, तो जहाँ पे भीड़ भड़ाके वाले इलाके से हमको बोध कराता है, यहाँ से हमको समझ में आता है, वो सारा समूहवाचक संज्ञा की बात आ जाएगा। उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा, वैसे संज्ञा के उसे कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें हमको नापा या तौला जा सकता है। जैसे हमने या तो फिर कोई सकते हैं पानी ले लिए, दूध, घी, चावल, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, या वसूतवाचक संज्ञा भी आपको कई जगह पे मिलेगा। वसूतवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं इसे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? झारखंड जो वो व्यक्तिगत वाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। अगला सवाल है पंचायती कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो पंचायती देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, एक समूह की बात हो रही है, तो वहाँ पे आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा। सावकर स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साव का स्त्रीलिंग क्या होता है? सहुआयन होता है। क्या होता है? सहुआयन। यहाँ पे क्या है, सहुआयन में क्या है कि वाइन प्रत्यय, ठीक है, वाइन प्रत्यय जो है यहाँ पे जोड़ा गया है, वाइन प्रत्यय यहाँ पे जोड़ा गया है, और उसको जो है वो साहू से सहुआयन बनाया गया है ना। तो वाइन प्रत्यय यहाँ पे जो है क्या है कि जोड़ा गया है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है आप सभी को पता ही होगा। जैसे अगर हमने लिखा एक शब्द तरहत या तलहटी, तो यहाँ पे क्या कि तर जो शब्द यहाँ पे जो है शब्द के पहले उपयोग किया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और किसी शब्द के अंत में जो प्रयोग होता है, जैसे अगर हमने लिखा सहुआयन, तो यहाँ पे वाइन प्रत्यय यहाँ पे जोड़ा हुआ है, वाइन प्रत्यय या वाइन प्रत्यय जो जोड़ा हुआ है, इसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो कई बार क्या है कि एक वचन से लेकर बहुवचन बनाने के लिए भी इस तरह के हम उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कई सारे अइन का करते हैं, अइन का भी करते हैं, वाइन का करते हैं, ठीक है, इन का करते हैं, लागिन का भी करते हैं। कई जगह पे आपको अलग अलग प्रत्यय जो वो देखने को मिलता है, जहाँ पे एक वचन से लेकर बहुवचन बनाना होता है। साथ ही साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में चेंज करने के लिए भी इन चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं। खास करके जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना हो तो इन का प्रत्यय उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे अगर हमने लिखा कि कोई भी शब्द लिखेंगे तो इन प्रत्यय वहाँ पे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर कि वेदियायन में कौन प्रत्यय है? तो वेदियायन यहाँ पे देख रहे होंगे कि आइन प्रत्यय, यहाँ पे वेदी जोड़ आइन यहाँ पे प्रत्यय दिख रहा है, तो आइन प्रत्यय हो जाएगा। मोहन क्यवार खटखटाए है, कौन रकमिक क्रिया लागे? अब जब भी क्रिया आपको पता करना हो, सबसे पहले तो आपको पता है कि क्रिया के दो भेद होते हैं, या तो अकर्मक क्रिया होगा या सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। लेकिन अकर्मक और सकर्मक में भी अगर आपको पहचानना हो कि कैसे हम उस चीज़ को पहचाने कि कौन सा अकर्मक क्रिया है, कौन सा सकर्मक क्रिया है, तो आज के बाद अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए एक कंसेप्ट हम देते हैं आपको, यहाँ से आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर सपोज दैट लिखा हुआ है कि मोहन केवार खटखटा है, लेकिन यहाँ पे अगर इस शब्द को अगर हम हटा दें, तो अगर हमने पूछा कि मोहन खटखटावा है, तो मोहन खटखटावा है, हमने सवाल पूछा क्या, और अगर उसने जवाब दे दिया इस क्या का, तो हम समझेंगे कि वो सकर्मक क्रिया है। अगर वो क्या का जवाब नहीं दे पाया, या क्या हो गया, कहाँ हो गया, इस तरह से, जैसे अगर हमने बोला कि राम जा रहा है, तो जा रहा है यहाँ पे क्या कि ये अकर्मक क्रिया हो गया है ना, क्योंकि वहाँ पे हमको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रहा है या क्या बोल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमको क्या का या कहाँ का, कैसे का, इस चीज़ का आंसर अगर हमको मिल जाए तो वो हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर उसका जवाब नहीं मिले तो वो समझ लेंगे कि अकर्मक क्रिया होगा। तो सिर्फ बोलता कि मोहन खटखटावा है, तो यहाँ पे हमको नहीं पता चलता क्या खटखटा रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होता। लेकिन जैसे हमने पूछा कि क्या खटखटावा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है केवार, तो ये हमको पता चल गया कि ये जो होगा वो निश्चय ही सकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा? ये सकर्मक क्रिया होगा। उसी प्रकार अगर हम बोले कि श्याम खा रहा है, हमने बोला श्याम खा रहा है, श्याम खा रहा है, या खाए रहल है, खोटा में भी आप लिख सकते हैं इसको, है ना। एक हम एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल हम बता रहे हैं। तो अगर बोले कि क्या खा रहा है, तो यहाँ पे हमको नहीं पता कि क्या खा रहा है, तो ये क्या होगा? ये अकर्मक क्रिया होगा। ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। लेकिन अगर हम बोले कि श्याम
कोई भी सपोज दैट यहाँ पे कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे श्याम फल खा रहा है, तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि वो क्या खा रहा है, तो फल खा रहा है, तो जैसे फल इसमें ऐड कर देंगे वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो जैसे हमको क्या, कैसे, कहाँ, इन चीज़ों का अगर हमको जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होता है, और सिंपल अगर हमको उस चीज़ का आंसर नहीं मिल पाता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया के रूप में जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको ये इन चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। बाकी का और भी कई सारे कंसेप्ट है इसमें, लेकिन जब हम आगे बात करेंगे क्रिया, जब हम पढ़ेंगे इसमें ग्रामर पार्ट में, तो वहाँ पे हम पूरे डिटेल से हम इन चीज़ों को समझते चलेंगे। अगला सवाल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। वो पढ़ रहल है, हियर रहल है कौन रक में क्रिया लागे, तो रहल पढ़ना क्या है, क्रिया कर रहा है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। वो क्या है, तो वो जो है वो सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। जैसे अगर हम बोलते कि मंगरा पढ़ रहल है, तो मंगरा पढ़ रहल है, मंगरा वहाँ पे क्या था, संज्ञा था, लेकिन मंगरा के स्थान पे ऊ हमने कर दिया, तो ऊ क्या हो गया, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो ये सर्वनाम शब्द है ऊ। पढ़ना क्या है, पढ़ना जो है वो क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है। ये ऊ क्या है, ये सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है। और रहल है क्या है, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया करने में जो सहायता प्रदान करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, है ना। तो वो पढ़ रहल है, तो इसको क्या बोलेंगे, वो हो गया सर्वनाम, पढ़ रहल है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सपोज दैट कर देते कि जल्दी पढ़ रहल है, यहाँ पे क्या बोलते, जल्दी पढ़ रहल है। ठीक है, तो वहाँ पे जल्दी क्या होता, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे, है ना। उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, वह किताब पढ़ रहल है। अगर बोलते किताब पढ़ रहल है, ठीक है, वह क्या है, किताब पढ़ रहल है, तो किताब विशेषण हो गया। जल्दी अगर पूछे तो जल्दी क्या हो जाता, क्रिया विशेषण हो जाता। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। जब आप एक सेंटेंस को पूरा समझ लेते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ का उपयोग होता है, तो ग्रामर पार्ट बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल है, जगू पास करत तो दिल्ली पढ़े जायत कौन कालिक रूप लागे। तो यहाँ पे क्या है कि सवाल आपसे पूछा गया कि जगू पास करत तो दिल्ली पढ़े जायत। पहले तो ये तो हमको पता नहीं कि पढ़े वो पास करत तब तो, और ये भी क्या गारंटी कि वो दिल्ली पढ़े जायत। तो यहाँ पे दोनों में कहीं ना कहीं हमको अभी उम्मीद ही है। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, क्योंकि ये भविष्य की बात है, क्या पता वो पास ही ना करे, या क्या गारंटी कि पास हो जाए उसके बावजूद भी दिल्ली ना जाए। तो ये भी दोनों तरह का कह सकते हैं कि अभी इसमें कंडीशन ही लगा हुआ है, हमको नहीं पता कि जाएगा या नहीं जाएगा, या पास करेगा या नहीं पास करेगा। तो ये भविष्य काल की बात हो रही है, जो क्रिया अभी तक हुआ ही नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में हम भविष्य काल में देखते हैं। जो कार्य बीत चुका है यानी संपन्न हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो कार्य वर्तमान में चल रहा होता है, जैसे अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं और आप इन चीज़ों को सुन रहे और देख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, है ना। हमारे लिए हो सकता है कि भूतकाल हो गया क्योंकि हमने इसको बहुत पहले पढ़ा दिया है, तो हो सकता है कि हमारे लिए भूतकाल हो गया, लेकिन आपके लिए क्या है कि वर्तमान काल है क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों को एक साथ अगर जोड़ा जाए, जैसे अभी हम लाइव आपको क्लास ले रहे हैं और लाइव आप पढ़ रहे हैं, तो वो दोनों के लिए वर्तमान काल हो गया, है ना। दोनों के लिए वर्तमान काल हो गया, यानी क्योंकि दोनों का प्रेजेंट टाइम में आप वो सारी चीज़ें चल रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल यहाँ पे बोला गया कि पानी बरसतले तो धान मोरतले ना है, मोरतले कौन कालिक रूप लागे। तो पानी बरसतले, ठीक है, पानी बरसतल तो धान नाय मोरतले कौन कालिक रूप लगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इस प्रकार के जब भी सवाल है तो ये सवाल जो है वो भूतकाल की सवाल पूछा गया, हेतु मद भूतकाल की, क्योंकि धान जो वो क्या है, मर चुका है, यानी धान जो वो मर चुका है पानी के कारण से। तो हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो बीत चुका है। अगर नहीं मरता धान तो हम बात करते हैं आगे की, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि जगो पास करत तो दिल्ली पढ़े जाए, तो यहाँ पे क्या है कि क्रिया हुआ नहीं है, होने वाला है या होने की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भविष्यत काल में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि धान मर गए है, यानी इससे पता है हमको चल रहा है कि जो क्रिया है वो हो चुका है, तो इसको हम क्या लेंगे, भूतकाल के अंदर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि मोहन जोर से
हंसा है, हिया जोर से कौन रख में अब बेला गए। तो यहाँ पे मोहन जोर से हंसा है, तो हंसना क्या हो गया, हंसना क्रिया है क्या है तो सहायक क्रिया है, मोहन क्या है तो संज्ञा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जोर से हंस ले, तो जोर से मतलब ये विशेषण, ये मतलब क्रिया विशेषण ये हो गया है ना। जैसे हमने पढ़ा, बोला कि वो किताब पढ़ रहा है, वह क्या है, किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़, हमने बोला कि मान लेते हैं कि कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल, मोहन किताब पढ़ रहा है या पढ़ रहल है, पढ़ रहल है, चलो खोटा में लिख देते पढ़ रहल है, मोहन किताब पढ़ रहल है। तो यहाँ पे क्या है कि मोहन क्या हो गया, संज्ञा हो गया, किताब क्या पढ़ना क्या हो गया, ये क्रिया हो गया, किताब पढ़ रहल है तो किताब क्या हो गया, विशेषण हो गया। और अगर बोले कि जल्दी पढ़ रहल है या धीरे धीरे पढ़ रहल है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे लिखते मोहन धीरे धीरे किताब पढ़ रहल है, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। यानी विशेष, इस क्रिया की भी मतलब जो क्रिया विशेषण हो गया ये, तो ये आपको याद रखना, ये क्रिया विशेषण हो जाता है। इस प्रकार से जब भी जोर से, धीरे धीरे, अचानक, ठीक है, इस तरह का जब भी बहुत, तो ये ऐसे शब्द जब भी आपको देखने को मिले तो वो सारा क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, पढ़ना क्या हो गया, ये क्रिया हो गया, और रहल है ये तो हमने पहले बात कर चुका है, ये क्या है, सहायक क्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। उ दंदनाइल कूदल आयल हिया, तो दंदनाइल यहाँ कौन रख में अब बेला गए, तो दंदनाइल यहाँ पे क्या है कि क्रिया विशेषण बता रहा है। ठीक है, कि दंदनाइल मतलब तेज हो गया, जो हमने अभी बात किया कि धीरे धीरे या तेज, तो ये दंदनाइल, वो दंदनाइल कूदल, कूदना क्या हो गया, कूदना, फांदना, चलना, दौड़ना, तो दौड़ना को ही हम कूदना बोलते हैं, तो खोटा शब्दावली है, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझेंगे। तो वो कूदल आयल है हिया, तो यहाँ पे कूदना क्या हो गया, क्रिया हो गया, वो क्या है कि सर्वनाम हो गया, आयल हिया, तो यहाँ पे क्या है कि ये सहायक क्रिया हो गया, लेकिन दंदनाइल अगर बोले तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि खरगदत्ता कौन रख में समास लगे, तो खरगदत्ता, जब भी इस तरह की बात करें, ऐसा सवाल जब भी आए तो ये सवाल जो होता है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे, या जो होगा वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। अनपढ़ कौन रख में समास लगे, चलिए आपको एक सवाल का जवाब आपको देना है कि अनपढ़ जो है वो किस प्रकार का समास है। देखते हैं कितने लोगों को समास इसके बारे में आपने पढ़ रखा है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके देखिए। हर बार हम अंत में सवाल का आंसर जो है आपसे हम लास्ट में करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि अनपढ़ जो है वो किस प्रकार का समास है, ये आपको बताना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी का सवाल के अंत में हम जो सवाल पूछते हैं वो सवाल आज हमने थोड़ा पहले पूछ लिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर देंगे। साथ ही साथ समास के बारे में आपको बताना है कि समास के कुल कितने भेद हैं, समास के कुल कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं, उन चीज़ों को आपको बताना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सल्तनत का सही उल्टा अर्थ एक शब्द है, तो सल्तनत, तो सल्तनत मतलब होता है जो शांत बच्चा होता है, और हलमाइल या मतलब इसका जो होता है वो होता है बी, इसका उल्टा, जो कह सकते हैं कि हमेशा बदमाशी करते रहता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आकाश का सही उल्टा अर्थ एक शब्द है, तो आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। टटका कर पर्यायवाची शब्द लगे, तो रोका, अबगा और ताज़ा, ये तीनों शब्द जो होता है वो टटका यानी होता है ताज़ा का मतलब, तो ये तीनों चीज़ आपका, इसे तीनों आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे टटका कर पर्यायवाची शब्द ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि चीनल कर पर्यायवाची शब्द लागे, तो चीनल का अर्थ क्या हो जाएगा, चीनल कर पर्यायवाची शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि चीनल कर पर्यायवाची शब्द कौन लागे, तो इसका याद रखेंगे घूनल। चीनल अर्थ हो गया घूनल, जब उसमें किसी प्रकार के कीड़े लग जाते हैं और वह बीज जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं चीनल या तो फिर घूनल। तर उपसर्ग केकर में है, तो तर उपसर्ग, अभी हमने बात किया उपसर्ग की, तो थोड़ी देर पहले हमने बात किया उपसर्ग जो है वो शब्द के आगू में प्रयोग होता है। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग करल जा है शब्द के आगू में, शब्द के पीछू में, तो याद रखेंगे अगर शब्द के आगू में अगर बात करें, आगे में बात करें तो वो उपसर्ग होता है, और अगर बात करें शब्द के पीछे जो लगने वाला होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कि तर उपसर्ग, तो इसमें देखिए पहले तर का कहीं उपयोग ही नहीं हुआ है। गाछ, जैसे हमने लिखता गाछ तर, गाछ तर, हाथ तर, तो यहाँ पे क्या है कि तर तो हमने लिखा है लेकिन पहले नहीं लिखा है, ये दोनों में क्या है, बाद में लिखा हुआ है, तो दो सवाल तो आपका ये पहले हट जाता।
पठतर, तो पठतर तर यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, तो यानी तर जो उपसर्ग जो वो पहले होता है। एक ही ऑप्शन ही आपका है, तो इस तरह से आप आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे। और आप हमेशा क्वेश्चन को आंसर तक पहुँचने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको आंसर सही आना ही चाहिए, कई बार आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, तो इस विधि से भी आप आंसर तक पहुँचने का कई बार प्रयास करना चाहिए। अगला सवाल है कि केकर में प्रत्यय नख है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि केकर में प्रत्यय जो है वो नहीं है। तो रामगढ़िया, रामगढ़ जोड़ इया, रामगढ़ जोड़ इया, ये रामगढ़िया हो गया। गवैया, गाँव जोड़ अय्या हो गया, गवैया हो गया, ठीक है। सोनारिन, तो सोनार जोड़ इन, तो इन यहाँ पे प्रत्यय है, जैसे सोनारिन ये क्या हो गया जैसे सोनार होता है पुलिंग, सोनार होता है ना, तो सोनार अगर इन इसमें प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये सोनारिन हो जाता है। यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने पहले बात किया था कि इन प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गवैया में भी हुआ है ईय प्रत्यय यहाँ पे, है ना। रामगढ़िया में भी ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक ना, ईय प्रत्यय या ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से बंदिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बंदिया में जो कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। भोजक पहर कोहड़ा रोपेक, भोजक पहर कोहरा रोपेक कहने का अर्थ है कि आखिरी समय में कोशिश करना, जब आपका सारा चीज़ खत्म हो जाता है, अंत समय में उस चीज़ को करने के लिए बैठते हैं, जबकि उस कार्य को पहले से आपको करके रखना चाहिए। जैसे सपोज दैट अगर आप छात्र जीवन में इस चीज़ को अगर दोहराना चाहें तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जब आपका परीक्षा नज़दीक होता है तब आप जो है वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, किताब खोल करके बैठ जाते हैं, लेकिन पहले से ये नहीं पता होता है कि इस कार्य को दोहराने के लिए कई ऐसे दिग्गज या महारथी पहले से बैठे हुए हैं, जो आप कार्य शुरू करने जा रहे हैं वो कार्य पहले से करके, यहाँ तक कि वो 2-3 बार रिवीजन करके उस चीज़ को जो है वो फाइनल कह सकते हैं कि वो कंठस्थ कर चुके हैं। तो आप बताइए कि आप उससे कितना कोसों दूर भाग चुके हैं पहले ही। तो ऐसे में आप इन चीज़ों को ज़रूर आप याद रखेंगे। जो चीज़ आप चाह रहे हैं या सोच रहे होंगे, हो सकता है कि कई लोगों को ये अपने आप में बड़ा गुरूर होता है कि हमने जो है वो इस चीज़ को हमने पढ़ लिया है, अब हमसे यहाँ से सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप पढ़ चुके हैं, आपके साथ साथ कई ऐसे छात्र हैं जो इस चीज़ को करके और बैठे हुए हैं। तो आप इस चीज़ पर कभी अपने आप पर ये ना सोचें कि हम बहुत पढ़ लिए या बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा जीवन में सीखते रहना चाहिए। आप सीखने की कोई सीमा नहीं है, कोई इसका समय सीमा नहीं है कि आप कितना सीख रहे हैं। आप जितना भी सीखें आपके लिए वो कम ही होगा, और निश्चय ही जहाँ पे सवाल बनाने वाले जो आपके हैं, कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे जो है वो थोड़ा बहुत आपसे वाकिफ़ है, तो वो उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी तैयार करता है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता है। आज का कंपटीशन हर किसी को पता है, हर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को पता है कि आज का जो कंपटीशन लेवल है वो किस हद तक है, जिसके कारण से क्वेश्चन का लेवल भी उसी हिसाब से तय किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि धरले चोर ना तो गगाए मोर, धरले चोर ना तो गगाए के मोर, यानी बिना चिन्हल के दोष ना देवे। जब तक आप किसी चीज़ का स्पष्ट ना हो जाए तब तक आप उस चीज़ को पहले कह सकते हैं कि उस चीज़ को सिद्ध करने का प्रयास ना करें। आगे चलते हैं। अगला सवाल है ढकनी पानी डूब मोरेक, मुहावरा माने की हवा है, तो यानी अभाग्यशाली होना, अभाग्यशाली होवे के मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभाग्यशाली होवे। ढोल पीटे के मुहावरा का अर्थ की है तो सबके जनावे और खुश होवे, जो बहुत खुश होता है यानी पूरा ढोल पीट दिया, या तो सबके जनावे। बहुत बार होता है ना कि कुछ हुआ नहीं है, उसके पहले सब कुछ सबको हम बता के रेडी हैं कि हमारा ये होने वाला, ये हम कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा सोचे हैं, हमने ये प्लान कर रखा है, पता चला बाद में वो चीज़ हुआ ही नहीं, तो वो चीज़ हो गया। तो पहले किसी चीज़ के बारे में जब आप उस कार्य को संपन्न कर लें तो आपके बारे में खुद ही ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं, खुद ही लोग ढोल पीटना शुरू कर देंगे कि अरे देखो ये चीज़ कर लिया, या उसके साथ वो हुआ, या वो वहाँ पे नौकरी लग गया, या इस तरह के कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप पहले किसी चीज़ के बारे में पहले आप ढोल ना पीट कर बैठ जाएं। जब आप उस कार्य को कर लेंगे उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो दूसरे लोग जो हैं, वो सामने वाले या पड़ोसी लोग जो है वो खुद ही इन चीज़ों के बारे में आपसे या लोगों को आपको बता देंगे कि हाँ उसका ये हो गया है। चलिए, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा दुइयो। अगला सवाल है कि तांबा तमड़ी पितरे ढपना, ढपना खोले मिठाई दाना, ये बुझवल कर माने की हवत। तो केंद्र पकल, केंद्र जो होता है उसके बारे में यह पूछा गया है। तांबा तमड़ी यानी देखते होंगे कि तांबा कलर का जो इसका जो ऊपर का भाग होता है वो जब पकने के बाद होता है तांबा जैसा हो जाता है। पितरे ढपना, ढपना खोल ले मिठाई दाना।
तो इस तरह से जब आप उस चीज़ को उसके बाहर के जो कवर पार्ट होता है उस चीज़ को हटाएंगे, उसके बाद उसका खाने का केंद्र का अगर आप खाए होंगे तो उसके बारे में आप सभी को अच्छा से पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। पानी है मगर बोहे ना, आँख है मगर देखे ना। तो नारियल आप सभी को ने देखा होगा कि नारियल में दो ऐसे चिन्ह जो है वो बने होते हैं नारियल में। तो आँख इसको माना गया है, इसको आँख माना गया है, लेकिन वो देखता नहीं है। और पानी है मगर बोहे ना, मतलब उसके अंदर में पानी होता है लेकिन वो बहता नहीं है। तो ये नारियल है, नारियल के लिए यह जो है वो भुजबल और पहेली जो है वो यह तैयार किया गया है। आगे चलते हैं। घोड़ा शब्द के सही बहुवचन छाटा। तो घोड़ा के क्या हो जाएगा, घोड़वेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोड़वेन हो जाएगा। घोड़िन क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। इन परतें जहाँ पे जोड़ेंगे तो इन परतें यहाँ पे जोड़ करके इसको स्त्रीलिंग बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे आपसे बहुवचन पूछा गया है, यानी एक से अधिक। तो घोड़ा एक वचन हो गया, लेकिन बहुवचन अगर बोले तो घोड़वेन। और बहुवचन बनाने के लिए हमने किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वैन प्रत्यय हमने जोड़ा है। यहाँ पे क्या जोड़ा है, घोड़ा जोड़ वैन, घोड़वेन। तो याद रखेंगे यहाँ पे वैन प्रत्यय को जोड़ा गया है। उसी प्रकार है छगरी। तो छगरी के बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के छाटा, तो छगरी के हो जाएगा छगरियन। क्या हो जाएगा, छगरियन। छगरी जोड़ ऐन, क्या हो जाएगा, ऐन। तो क्या हो जाएगा, छगरियन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐन प्रत्यय हो जाएगा, छगरियन। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जे काम ना कर खोजक, जो कोई काम नहीं करना चाहता उसको क्या बोलते हैं, कोरी कहते हैं, है ना। काम करने का मन ही नहीं करता है, वो सीधा अपना खाएंगे पिएंगे और आराम से सोते रहेंगे और सोचते सोचते फिरे बैठेंगे कि वो करना चाहिए था, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो दूसरे चीज़ों के बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे, लेकिन खुद वो कुछ करना नहीं चाहते। ऐसे लोग जो वो कई जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो खैर चलिए, जेकर में साग सब्जी रोपल जाए ओकरा बारी कहल जाए, और घर के पास होता है उसको घर बारी कहा जाता है। खेत हो गया जहाँ पे धान वगैरह ये सब लगाया जाता है। टाड़ क्या हो गया, जहाँ पे आपका जो भी ये सब लगाते हैं, जैसे जोंडरा हो गया, मड़ुआ हो, जोंडरा मड़ुआ लाहर अरहर हो गया, ये सारी चीज़ें जहाँ पे हम इसका लगाते हैं वो टाड़ हो गया, है ना। तो ये सभी चीज़ जो वो बटा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये काम हमर से ना हतो, ये वाक्य ई की हक है। तो यहाँ पे क्या है कि ई काम हमर से ना हतो, तो यहाँ पे ई कौन सी है, तो ई यहाँ पे याद रखना है, यह जो है वो विशेषण है। क्या है, विशेषण बता रहा है कि काम ना हतो, तो काम होना नहीं होना, होना और नहीं होना ये क्या हो गया, तो ये तो क्रिया हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ई काम हमर से ना हतो, तो यहाँ पे ई जो है वो विशेषता बन रहा, विशेषण। गंगा नियर पवित्र है, ई वाक्य गंगा नियर की हक है। तो गंगा नियर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे जो है वो विशेषता बता रहा है ना, तो विशेषण ही होगा। एकर मध्य कौनटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाय लागे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन नाय लगे, तो केव, कोई और कुछ, ये तो तीनों जो वो कहीं ना कहीं आपको ये अनिश्चयवाचक दिख रहा है, लेकिन ये जो है वो अनिश्चयवाचक नहीं है। तो याद रखेंगे जखन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एकर में कौनटा निजवाचक सर्वनाम नाय लागे, तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा ना है, तो आप, आपन और निजे ये तो है, लेकिन तोय यहाँ पे क्या है कि निजवाचक की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे यहाँ क्या है, सामने की बात की जा रही है ना। तो अगला सवाल है कि संबोधन कारक के चिन्ह है, तो संबोधन कारक जब भी होता है तो हे, अरे, ओ, अजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिले तो ये सारा जो है वो संबोधन कारक होता है। का, के, की, ये सारा जो होता है वो संबंध कारक में देखने को मिलता है। जैसे कारक के आप सभी को पता है कि कितने भेद होते हैं, 8 भेद होता है। कारक के कुल कितने भेद, 8 भेद होते हैं। तो ये भी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से कारक होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान, संप्रदान, संबोधन, करण कारक, ये सभी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अपादान अगर बोले, जैसे गाछ ले फल गिरल, तो या गाछ से फल गिरल, तो से जब भी होता है और एक दूसरे से अलग की भावना जहाँ पे देखने को मिलता है तो इसको अपादान कारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपादान कारक, है ना। राम ने उसको, रावण को मारा, तो ने यहाँ पे क्या है, ने यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक है। तो राम हो गया कर्ता, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। कर्म को क्या बोलता है, को जिसके साथ लगा होता है उसको करण कारक बोला जाता है। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से, जहाँ पे से का प्रयोग हो तो वो करण होता है, लेकिन जहाँ एक दूसरे से अलग होने की भावना हो, जैसे हिमालय से गंगा नदी बहती है, निकलती है, तो वहाँ पे क्या एक दूसरे से अलगाव की स्थिति देखने को मिल रहा है, तो वो अपादान कारक भी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बुधनक मुर्गी चरे लागल हो, कौन कारक है, तो बुधनक मुर्गी, तो यहाँ पे क्या कि
बुधनक मुर्गी एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एके झाकर लिखल शब्द चित्र लागे, तो पूटी आर पालू इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। पूटी आर पालू जो वो एके झा के द्वारा लिखा गया शब्द चित्र है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो वो सही हो जाएगा। मनचरैया किताबे के लेखक कौन सवारिये हरिद्वार गेला, तो मनचरैया किताबे के लेखक जो वो रेल से सवारिये हरिद्वार गेला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रेल। चाबी काठी नाटक कर प्रतिनायक कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर नायक पूछता तो शंभू होता, लेकिन यहाँ पे प्रतिनायक पूछा गया है, ये तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कालू राम हो जाएगा। संस्मरण बिशुनपुरे दुर्गा पूजा में बिशुनपुरे कौन पर्व बेसी धूमधाम से मनवल जा है, तो दुर्गा पूजा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्मरण के खोरठाएँ की कहल जाए, तो संस्मरण के खोरठा में जो कहल जाए वो मनपरवा लेख कहा जाता है। मनपरवा लेख जैसे सपोज दैट आप इस तरह से सोचिए, संस्मरण जो होता है वो जो मन में हमारा कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही होती है उस चीज़ को हम लिख देते हैं, तो उसी को बोला जाता है मनपरवा लेख, तो इसको संस्मरण हम कहते हैं। यात्रा संस्मरण हो गया, जो कहीं भी यात्रा कर रहे हैं और उन चीज़ों के साथ जो हमारे साथ बीतता है, जो घटनाएं हमारे साथ घटती है, उन्हीं चीज़ों को जब हम लिखित रूप से अगर लिख देते हैं तो उसी को संस्मरण या यात्रा संस्मरण कहा जाता है, उसी को हम मनपरवा लेख खोटा में कहते हैं। अगला सवाल है कि उद्भासल कर्ण नाटकें कर्ण के मरायल बादे ओकर सोनक दांत कौन मांगले रहे, तो जब उद्भासल कर्ण में नाटक के निधन कर्ण का निधन हो जाता है, कर्ण का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो वो सोनक दांत, तो सोनक दांत जो मांगता है अपयस, तो याद रखेंगे यह जो वो, और यह आकाशवाणी से पता चलता है कि कर्ण का जो दांत है वो क्या है, सोनक दांत है। उद्भासल कर्ण नाटक कर मंचन सबले आगू कहाँ खेलल गेल है, तो यह बरवा अड्डा में हो गेल, तो उद्भासल कर्ण याद रखेंगे यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित ये नाटक है, श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया उद्भासल कर्ण, यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाटक माना जाता है। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र है, तो चाबी काठी नाटक में अगर आपसे पुरुष पात्र बोले तो 16 कुल इसमें पुरुष पात्र देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 16 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। चाबी काठी नाटक में लेखक परिचय कौन लिखल है, तो चाबी काठी नाटक का परिचय अगर आपसे पूछा जाए तो परिचय जो लिखा गया था वो विनोद रवानी के द्वारा, चाबी काठी के नाटक का जो परिचय लिखा गया था वो किसके द्वारा, तो विनोद रवानी के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है कि डाह नाटक के बंटी केकर बेटा रहे, तो डाह नाटक में जो है वो बंटी जो है वो केकर बेटा रहे, तो विराट कर बेटा रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डाह नाटक के काम में नाय ढोके देर बादे विराट कर मने की भाव जागल, तो स्वाभाविक बात है जब वहाँ पे उसको अंदर नहीं जाने देता है, काम करने के लिए जब अंदर नहीं जाने देता तो वहाँ पे क्या उसके मन में एक ईर्ष्या पैदा होता है, तो ये ईर्ष्या इसका जो वो सही आंसर है, जिसी को डाह हम कहते हैं। डाह नाटक कर दूसरा संस्करण कर भूमिका कौन लिख ले है, तो डाह नाटक का दूसरा संस्करण जो है उसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो डाह नाटक आप सभी को पता है, डाह नाटक जो लिखा गया वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसकी भूमिका जो लिखा गया था वो BN ओदार, डॉक्टर BN ओदार के द्वारा लिखा गया था, तो इस तरह से याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN ओदार। चाबी काठी के नाटक के समरी कालू राम के जमीन हड़पल बादे केकरा सुनाए के न्याय मांग ले, तो यह इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी शंभू के। और इस नाटक के जो वो कहीं ना कहीं जो इसका जो नायक देखने को मिलता है वो शंभू को माना जाता है। अजगर नाटक के मंगरक विरोधे एक संगे कौन कौन डंडाला, यानी अजगर नाटक में जो वो मंगरा के विरोध में एक साथ कौन कौन जो है वो खड़े हो गए थे, तो अग्नू लाला, बाबा भगत और थानेदार जालिम सिंह, ये तीनों जो है वो मंगरा के विरोध में एक साथ जो वो तीनों डंडाला मतलब खड़ा एक साथ खड़ा हो गया था, है ना, यानी ये तीनों एक साथ था और सब इसका विरोध कर रहे थे। धुआं धंधा कहानी भिखारी आपन के की कहा, बेचरंगा, कोढ़ी या दलिदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ई सब है। गिरजा बाबू कौन कहानी के पात्र लागे, गिरजा बाबू जो है वो किस कहानी के पात्र है, तो इस तरह से सवाल आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा चर्चित कहानी है, हम हमेशा बताते हैं कि आपको खोरठा का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल आपसे बहुत अंदर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें कम से कम कि किसी भी कहानी का जो मुख्य पात्र है किसी भी कहानी का या कविता का या उसके लेखक, तो उन चीज़ों के बारे में कम से कम आपको बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए, है ना। यहाँ से सवाल आपका जो है वो कम से कम आपके 60 to 70% सवाल जो वो यहाँ से आपके बन जाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं। जो बेसिक सवाल जो है वो आपके इसके बेसिक जो पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, कितना उसमें स्त्री पात्र है, कितना उसमें पुरुष पात्र है, कितना उसमें खंडों में बटा हुआ है, उसके लेखक कौन है,
उसका पहला बार कब कब उसका प्रकाशन हुआ था और कहाँ से प्रकाशन हुआ था। इतना चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो यहाँ से निश्चय ही आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा माइकेलोर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइकेलोर से ही लिया गया है। गिरजा बाबू तो कौन कहानी पात्र लगे, तो माइकेलोर। अब आपको आप सभी ने पढ़ा होगा माइकेलोर जो वो किस कहानी में दिया गया है। तो ये चीज़ आपको जैसे सोंध माटी, छाहर, ये सारे जब कहानियाँ आप पढ़ेंगे उसके बाद आपको एक निबंध संग्रह पढ़ना है, खोरठा निबंध। तो खोरठा निबंध अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 12 निबंध आपको टोटल पढ़ना है। छाहर में अगर आप पढ़ेंगे तो छाहर जो है, छाहर चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया जो कहानी संग्रह है, इसमें टोटल 10 कहानी आपको पढ़ना है। उसी प्रकार सोंध माटी अगर बात करें, सोंध माटी जो विनोद कुमार की रचना है सोंध माटी, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको 10 कहानी आपको देखने को मिलेगा। तो 10 कहानी यहाँ से, 10 कहानी यहाँ से, 20 कहानी और 12 निबंध। ये तो आपको 22 कह सकते हैं कि 32 तो यहीं आपको पढ़ने हैं। तो कम से कम तो 32 तो कहानी आपको यहीं समझ में लेना है। दो कहानी 20 कहानी हो गया और 12 निबंध हो गया। उसके बाद फिर आपको 4 नाटक पढ़ना है, कुछ उपन्यास पढ़ना है। उसके बाद आपको यात्रा संस्मरण पढ़ना है, ठीक है। जीवनी कुछ जीवनी का आप तो जो पहले जीवनी डिफाइंड किया हुआ था कि 2 पढ़ना है, वो भी हटा दिया गया है। तो अब आपको कुछ भी क्लैरिफाई नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और क्या छोड़ना है। लेकिन हाँ, फिर भी इतना है कि आप जो इम्पोर्टेंट होता है जब आप पढ़ेंगे उन चीज़ों को तो आपको खुद वहाँ से समझ में आ जाएगा कि इस कहानी में हमसे कहाँ से सवाल जो है वो बनाया जा सकता है। क्योंकि कहीं से भी सवाल बनता है तो कोई उसका उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य के साथ जो वो उस सवाल को पूछा जाता है। तो उस तरह के सवाल आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अजवायर भौजिक बेड़ाल चेंगा कहानी लेखक एक दादा कचहरी की काम करो है। तो अजवायर भौजी के जो पति होता है वो जो है वो कचहरी में एक पेशकार होता है। तो याद रखेंगे ये पेशकार रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दो पहला जोनरा कहानी कन्हैया बाबू की मांगल रहे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा दौरी और सूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दौरी और सूप मांग ले रहा। अगला सवाल है, बैजका बगरा काम कम निबंधे श्री कपिल सिंधे कतना देर तक बैजकल रहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 159 घंटा लगा। याद रखेंगे। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता निबंधे आपन आपन धर्म की हवा है। तो गांव समाज का धर्म, व्यक्ति का धर्म और गोटे देश के धर्म। तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सब है। एगो कुकरेक आत्मकथा निबंधे कुकरेक दुर्दशा कौन युगे भेल हले। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक युगे। उत्तर वैदिक युगे के बारे में और एक कुकरेक आत्मकथा या जो वो निबंध संग्रह जब आप पढ़ेंगे खोरठा निबंध बीएन ओदार का, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को सब आप देख लेंगे। अगला सवाल है कि कौन पर्व झारखंडे गीत से शुरू हुआ है और गीत है सिराय जा है, यानी गीत से ही खत्म भी हो जाता है। तो इस पर्व का नाम है करम पर्व। करम पर्व अगर बात करें तो यह भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और यह पर्व जो है वो भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक पर्व के रूप में माना जाता है। बुबा एगो कहनी कही दे मैं गंगा राम कहनी कहाँ नाय सुनावहल। तो चौपाए और खरइए ये तो नहीं सुनाता था, यह अखरा जो है वो सुनाता था। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और सी दुइयो, यानी चौपाए और खरइए जो है वो कहानियाँ नहीं सुनाता था। अगला सवाल है कि दामोदरे कोराय काव्य कर मुख्य जनी पात्र लागे। तो दामोदरे कोराय के मुख्य जनी पात्र जो है वो कौन है। तो इसका सही आंसर होगा सरंची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सरंची। दामोदरे कोराय काव्य कर व्यापारी सभे हीरा और चंदन काठ कहाँ बेचा हलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध राजा गढ़े। जहाँ मगध का राजा का जो गढ़ था वहाँ पे ये सारी चीज़ें हीरा और चंदन काठ लकड़ी जो होता है वो बेचने के लिए जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मगध राजा गढ़े। शेख भिखारी कौन क्षेत्र अंग्रेजी फौज के रोके खातिर सड़कें गाढ़ा बनाए दिल रहत। तो इसका जो वो सही आंसर होगा चाड़ू घाटे। चाड़ू घाटे आप सभी को पता है कि शेख भिखारी पांडे गणपत राय, इसके अलावा उस समय के कुछ ऐसे झारखंड के महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे ये, जो कह सकते हैं कि उस समय के 1857 के विद्रोह में काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे। और अंत में इनको जो वो फांसी दे दी गई थी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि झारखंडे जनी शिकार केकर यादें मनवल जा है। तो जेकर काम इतिहास से भुलाए दिल गेल है ओकरे याद में जो है वो मनाया जाता है झारखंड में जनी शिकार। जनी शिकार इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक 12 वर्ष में जो है यह एक त्यौहार को मनाया जाता है, या पर्व को प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार जो वो मनाया जाता है। बोरवा अड्डा अखय बोर संस्मरण लेखक संगी आर श्रीनिवास पांडे जी साहित्यिक चर्चा कते घंटा करल गेल।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 3 से 4 घंटा इसके बारे में चर्चा की गई थी। अगला सवाल है कि गोविंद महतो जंगली कर साध पूरा नाय भेल। तो गोविंद महतो जंगली कर साध पूरा नाय भेल, तो वो छिलका रोटी खियावेग जो है वो साध जो वो पूरा नहीं होता है। गोविंद महतो का उपनाम है जंगली, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जंगली उपनाम से कौन से खोटा साहित्यकार जाने जाते हैं, तो गोविंद महतो को जंगली के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग यात्री सब की ले गिल रहत, तो दार्जिलिंग यात्री जो वो वहाँ पे जाता है वो शोध काम करे ले सब जो वो जा है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, आज हमर गीतेक देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अली फूल। तो इसका जो है ई पंक्ति टाय अली कुल केकर प्रतीक है। तो अली कुल यहाँ पे जो बताया गया है, अली कुल जो यहाँ पे बताया गया है वो पाठक और प्रशंसक ये दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चनफन मानुष कविताएं चनफन कर माने की हव है। तो चनफन का अर्थ होता है, यानी अगर बात करें तो तेज, चालाक, या जो जिसके पास बुद्धि होता है। तो लुइरगर, बुद्धगर, तेज और चालाक, तो इस सब है इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वागत कविताएं मानुष कौन गीत गावा है। तो स्वागत कविताएं जो वो मानुष कौन गीत गावा है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो यह सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना कि यह कविता जो है वो किस किताब से लिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप इन चीज़ों को आपको याद रखना है, किस कविता संग्रह से लिया गया, किस किताब से लिया गया, और उस किताब का जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था। इन चीज़ों को कम से कम आप ध्यान रखेंगे। अगर बहुत डिटेल में नहीं जाते तो कम से कम इतना चीज़ तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बूझ ज्ञानेक पीड़ित के, बीतल हारल जीत के और भयक जीतल गीत के, ये तीनों जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वागत कविता का रेडियो प्रसारण कौन बच्चर करल गेल है। तो इसका जो है वो राइट आंसर होगा 1981 में। 1981 में जो है इसका प्रकाशन जो है वो करल गेल है। करिया काजरे घर से कविता कौन भाव व्यक्त करल गेल है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया वो यथार्थवादी जो है वो यथार्थवादी यहाँ पे दिखाया गया है, यथार्थवादी भाव को दिखाया गया है। राखिया भाई मुहेक पानी कविता कौन किताब से लेल गेल है। तो यह जो किताब लिया गया है वो आँखी गीत से जो यह लिया गया है, आँखी गीत से यह जो है वो लिखा गया है। याद रखेंगे, आँखी गीत से यह लिया गया है। तो एक एक ऐसे कविता संग्रह है जिसमें से इतनी कविताएं आपको पढ़ना है कि हो सकता है कि कई लोगों को सिर्फ कविता याद करने के लिए दे तो कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे उसको सारी कविताओं को याद रखने के लिए। तो आपको एक सलाह हम देना चाहेंगे कि अगर आप किसी कविता संग्रह को पढ़ने जाते हैं, जैसे एक मौनी फूल, तो एक मौनी फूल में क्या है कि एक मौनी फूल में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है कि एक मौनी फूल में आपको 31 कविताएं पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई अगर कोई एक और किताब पढ़ते तो उसमें 19 कविता पढ़ना है आपको, किसी में 72 कविता आपको पढ़ना है। तो आप याद किसे करेंगे, 72 वाले को, 31 वाले को, 19 वाले को। तो निश्चय ही हम 19 और 31 वाले को याद करेंगे। ये यहाँ पे हम 40 याद कर लेते हो तो बाकी जो पूछेगा वो निश्चय ही इसी से पूछेगा, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को हम ध्यान रखें, अगर हम कम वाले को पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा वाले को छोड़ना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। इसीलिए आप जब भी पढ़ें तो ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ों को 72 कविताओं को पढ़ने के लिए बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ लेना है, जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कविता हैं उसके बारे में आपको नाम ध्यान में रख लेना है, बाकी का आप पढ़ लें इन दोनों के बारे में। 19 और 31 पढ़ लें, 72 को आप छोड़ दें। इससे क्या होगा कि आप या तो दोनों में से कोई एक ही पढ़ें। बहुत बार होता है ना कि इसमें से जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा अगर कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे अगर हम बात करें, कुछ हम एक सवाल पूछा जाता है कि इसमें से कौन धातु है और कौन सा अधातु है। हमको क्या कि दोनों पढ़ना है, धातु और अधातु हमको याद करना है। तो हमने क्या किया कि मान लेते हैं अगर 10 ठो धातु है और 20 ठो अधातु है, तो हमने क्या किया कि 10 धातु भी पढ़ लिया और 20 को अधातु को भी हमने याद करने बैठ गए। तो हमको इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता है। अगर आप धातु और अधातु पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं और जो वहाँ पे कम आपको दिखाई दे वो आप याद कर लें, बाकी को जो ज़्यादा है उसको छोड़ दें उसके बारे में, क्योंकि अगर जो धातु नहीं वो निश्चय ही क्या होगा, अधातु होगा। तो इसके बारे में आप इन चीज़ों को आप कंसेप्ट अपनाएंगे तो भी कई सारी चीज़ें जो होता है वो आपको पढ़ने में आसानी होता है। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध जो वो पढ़ने के लिए और रटने के लिए, याद करने के लिए बैठ गए और अब याद कर रहे और याद ही नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है, मानव मस्तिष्क है उसका उल्लंघन तो स्वाभाविक बात है
कि ज़्यादा आप करेंगे तो उसका उल्लंघन हो जाएगा और आप उन चीज़ों को आप फिर याद करना तो दूर बात है कि वो फिर पूरा सिस्टम हैंग करना शुरू कर जाएगा। इसीलिए इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या था, 70 का हो जाएगा इसका आंखिक गीत। आंखिक गीत किताब का प्रकाशक है, तो इसका जो प्रकाशक किया गया था वो श्री नारायण महतो के द्वारा ये आंखिक गीत जो वो प्रकाशन किया गया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा श्री नारायण महतो। तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे, ये कौन टा पंक्ति से कविता लेल गेल है। तो यह जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ने में यह कविता लगेगा। नाच बांदर नाच रे, इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चय ही आपको इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में कि आप इसके मायने अगर देखेंगे तो वह भी बहुत अच्छा समझने में लगता है। तो कहीं ना कहीं या जो वो जेन्युइन जो रिलेटिव घटनाओं को यहाँ पे कहीं ना कहीं समेटा गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई इंटरनेशनल चीज़ों को यहाँ पे समेटा गया है। जो हमारे साथ दैनिक जीवन में घटनाएं घटती है उन्हीं चीज़ों को जो है वो इस कहानी में, नाटक में, उपन्यास में या कविता में जो है वो शामिल किया जाता है। ठीक है। खोरठा बिहान के खायल भात के की कहल जाए, तो जलपान या भिंजाचार इसको बोला जाता है। ये जो दोपहर का भोजन होता है इसे कलवा कहा जाता है और बियारी जो है वो रात के भोजन को खाया जाता है। आगे चलते हैं। डाबर के उनार्थक संज्ञा की होते हैं, तो डाबर का अर्थ होता है जो बड़े बड़े खेत होते हैं उसको डाबर कहा जाता है, जो छोटे खेत होते हैं उसको टोपरा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि नीचे लिखल कौन कविता एक मौनी फूल किताबें आयल ना है। तो एक मौनी फूल जो है इसके बारे में आपको याद रखना है। यह संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक किताब कविता संग्रह है और इसमें टोटल आपको कितने पढ़ना है, तो टोटल इसमें जो वो 31 एक मौनी फूल अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कई सारी कविताएं आपको पढ़ना है, तो याद रखेंगे। तो इस तरह से आपको टोटल 31 कविताओं को इसमें पढ़ना है। उसमें से भी अगर आपको पढ़ना होगा तो इसमें से आपको कुछ कहानियों को जब आप दो या तीन बार रिपीटेशन कर लेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि किससे जो वो पूछा गया है किससे नहीं है। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा मोरेक लुइर। मोरेक लुइर जो इसका जो इसकी किताब संग्रह से नहीं है, जबकि बाकी का पपीता खेती कई बार पूछा गया कि पपीता खेती करे के सलाह के देल हथिन, तो संतोष कुमार महतो जो है वो पपीता खेती करे के लिए सलाह दे हथिन। सरस्वती मायक घारे और मर्दानी ये तीनों जो है वो इस कविता संग्रह में शामिल है, जबकि मोरेक लुइर इसमें शामिल नहीं किया गया। यह अलग कविता है, यह अलग किताब में छपा हुआ है, आप इन चीज़ों को देख लेंगे। दादा भरोसे कतारी चास कावत कौन कविताएं आयल है, तो यह जो वो लिखा गया है वह किस में लिखा गया, तो मर्दानी में यह जो वो शामिल किया गया है, जो एक मौनी फूल की कविता संग्रह का पार्ट है। दुनिया पलट लो पूर्णाचार कविता केकर लिखल लगे, तो यह जो लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका सही आंसर होगा संतोष कुमार महतो। इसका राइट आंसर होगा संतोष कुमार महतो, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। मानुष न मेड़ कविता कौन किताबें छपल है, तो मानुष न मेड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी खोरठा काठे पैदे खंडी। खोरठा काठे पैदे खंडी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है इसी से संबंधित है यह कविता जो है मानुष न मेड़, इसी कविता संग्रह से संबंधित है। खोरठा काठे पैदे खंडी ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद एक आंखिक गीत पढ़ना है, उसके बाद एक आपको आंखिक गीत पढ़ना है, और एक मौनी फूल। इन कविता संग्रह को आपको पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आप नहीं देखें कि ये तीन ही कविता तो पढ़ना है, लेकिन ये तीन आपके इसके ब्रांच आपको नहीं पता है। ये एक मुख्य रूप से हेडलाइन दे दिया गया है कि ये 3 हेडलाइन है, बाकी इसके जब ब्रांच में घुसेंगे तब तो वो पूरा दिमाग खुलने लगेगा, ठीक ना। तो आप इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आंखें गीत, खोरठा काठे पैदे खंडी और एक मौनी फूल, इन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे अंदर में कई सारी कविताएं शामिल किया गया। जैसे हमने बोला एक में 19 कविता है, एक में 72 कविता है, एक में 31 कविता है। तो इन चीज़ों को जब आप पूरा पढ़ना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझते आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है। इसलिए आप उसकी जो प्रमुख कविताएं हैं ये आपको ध्यान में रखना है, और जिसमें कम कविता है उसको कोशिश करें कि याद कर लें। जिसमें कम कविता है उसको याद कर लें, ज़्यादा वाले को छोड़ दें, क्योंकि इसके अलावे जो पूछा जाएगा वो उसी को पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक नया कविता आपको चुन करके नहीं लाएगा सवाल में। अगला सवाल है कि जे जगत के गुजुर रहत चेटकर नलत बामे दहने माटी खोले मन गबचाए भालत, तो ये पंक्ति जो वो कौन कविता आयल है, तो इसका जो वो सही आंसर होगा लौतन जुगुत भावत, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खोरठा हाय खोरठा कविता कौन किताब से लेल गेल है, तो यह जो लिया गया है वह लिया गया आंखिक गीत से लिया गया है। आंखिक गीत से यह लिया गया है।
खोरठा है खोरठा। अगला सवाल है कि 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम कविता केकर लिखल लागे। तो 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम, यह जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो श्रीनिवास पानोडी के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तोर आसें बांध घाटे कविताएं केकर मनोभाव व्यक्त हेल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन एगो बिरहनी कर, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आंखी गीत किताबें छपल छनिका कईगो है। तो आंखी गीत में छपल जो छनिका है वह कितना है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 11। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा 11 छनिका। अगला सवाल है कि पीतर पक्ष शीर्षक कहानी कौन लिखल है। तो पीतर पक्ष शीर्षक कहानी जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा जनार्दन गोस्वामी व्यथित। जनार्दन गोस्वामी व्यथित जो इसका सही आंसर हो जाएगा। गाछेक चरैया बड़ा उदास शीर्षक कविता के लिखल कौन लिख लिहत। तो गाछेक चरैया बड़ा उदास, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वासुदेव महतो। वासुदेव महतो के द्वारा यह शीर्षक कविता का जो शीर्षक लिखा गया है वह लिखा गया वासुदेव महतो के द्वारा। हरियरे हरियरे शीर्षक कहानी केकर लिखल लागे। तो यह जो लिखा गया वह गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा लिखा गया और इनका उपनाम है प्रभाकर। जैसे यहाँ पे श्याम सुंदर महतो, तो इनका उपनाम है श्याम। उसी तरह से नरेश नीलकमल, इसका जो है सभी का उपनाम आपको जरूर ध्यान में रखना है कि उपनाम उनका क्या है और किस नाम से जाने जाते हैं। भूतेक डहर शीर्षक कविता कौन लिखल है। तो भूतेक डहर जो लिखा गया, यह लिखा गया है रामशरण विश्वकर्मा के द्वारा। सुरमणि खोरठा कहानी संग्रह के संग्रहकर्ता कौन है। तो सुरमणि खोरठा कहानी संग्रह के संग्रहकर्ता के है, तो इसका सही आंसर होगा इम्तियाज गदर। अगला सवाल है जुगेक मरम शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। तो जुगेक मरम यह लिखा गया है वह लिखा गया है शांति भारत के द्वारा। शांति भारत के द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एकर में कौन श्रीनिवास पांडे का खंड काव्य लागे। तो अग्नि परीक्षा, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अग्नि परीक्षा जो है श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है। इंजोर पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो इंजोर पत्रिका जो प्रकाशित हुआ है वो देवघर से प्रकाशित हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि साहित्यकार शिवनाथ परमाणिक जी उपनामे जानल जाहत। तो उपनाम जो है शिवनाथ परमाणिक को मानिक उपनाम से जाना जाता है। प्रदीप कुमार दीपक को दीपक उपनाम से जाना जाता है। दिनेश कुमार दिनमणि, तो दिनेश कुमार दिनमणि का उपनाम है दिनमणि। तो इस तरह से भी आपको याद रखना, और अलग अलग नामों से भी कई बार जाने जाते हैं इन चीज़ों को। जैसे एके झा को झारपात के उपनाम से जाना जाता है। श्याम कृष्ण चंद्र दास, उनको आला कहा जाता है। उसी तरह से विश्वनाथ दसौंधी, उनको राज उपनाम से जाना जाता है, विश्वनाथ दसौंधी राज। एक कई तरह के अलग अलग उपनामों से भी जाने जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। खोरठा के भीष्म पितामह, ये भी आपको पता ही होगा कि किसे बोला जाता है। तो ये तो खैर चर्चित सवाल है इन चीज़ों को। भीष्म पितामह जो वो डॉक्टर नहीं श्रीनिवास पांडे जी को कहेंगे, श्रीनिवास पांडे को जाना जाता है, ठीक ना, खोरठा के भीष्म पितामह के नाम से। विश्वनाथ नागर जी का जन्म कब भेल रहे। तो विश्वनाथ नागर जी का जन्म कब भेल रहे, तो इसका सही आंसर होगा 7 जनवरी 1939 को इनका जन्म जो है वो हुआ था। खोरठा खरष्ठी से बनल है, ये बात कौन कहल है। तो एके झा के द्वारा यह बोला गया कि खोरठा जो है वो खरष्ठी से बनल है। एकर में कौन भाषा आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। तो खोरठा जो है वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। अगला सवाल है कि वर्णमाला कर पहला तीसरा और पांचवा की कहल जाए। तो वर्णमाला कर पहला तीसरा और पांचवा, यह जो वो क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अल्प प्राण। याद रखेंगे, पहला तीसरा और पांचवा यह जो होता है वो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। जबकि दूसरा और चौथा जो होता है उसे महाप्राण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, महाप्राण। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, क, ग और अंगा, ये तीनों हो गया अल्प प्राण, और ख और घ ये दोनों हो गया महाप्राण। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावे 2 चीज़ और पूछा जाता है, एक है घोष और दूसरा है अघोष। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो जब हम खोरठा का वर्ण परिचय इसमें हम क्लास लिए हैं, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को पूरे डिटेल में देखे हैं कि कैसे हम खोरठा का कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है, किसका उच्चारण जो है वो कहाँ से होता है, और किसका खोरठा में हम किस वर्ण का प्रयोग जो वो खोरठा में नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे देखे हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप आसानी से वहाँ से जा कर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आप वहाँ से पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखेंगे। आगे चलते हैं अगला सवाल। और उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि अघोष और घोष, तो क, ख और ग, ये 3 जो है वो क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा,
और घ और अंगा, घ और अंगा अंत का ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घोष होता है। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। पहले 3 अघोष हो जाएगा, बाद का 2 जो है वो घोष हो जाएगा। अल्प प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी क, ग और अंगा, ये तीनों जो होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है ना, अल्प प्राण होता है। जबकि दूसरा और चौथा यानी ख और घ, ये दोनों जो होता है वो महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा ये हो गया अघोष, चौथा और पांचवा ये हो गया घोष। पहला, तीसरा और पांचवा ये हो गया अल्प प्राण, दूसरा और चौथा ये हो गया महाप्राण। तो ये 4 चीज़ आपको यहाँ कंसेप्ट में हमेशा सवाल पूछा जाता है। एक सवाल तो आपको निश्चित ही यहाँ से पूछा जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सोहराय पर्वे गावल गीत, सोहराय पर्वे गावल जाए गीत कहाँ है। तो यहाँ पे गोवार मांगा गीत, हारा बदिया गीत और चाचर, ये सब जो गीत है वो सोहराय पर्व के रूप शुभ अवसर पर गाया जाता है। तो याद रखेंगे, सोहराय पर्व में इस सब के गीत गावल जा है। गोवार मांगा गीत, हारा बदिया गीत, चाचर, ये सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। खोटा सोबले पूर्णा कवि मानल गेल है। तो खोटा के सबसे पुराने कवि जो माने गए हैं वो राजा दलित सिंह को माना गया है। राजा दलित सिंह को माना गया है, जो रामगढ़ के राज्य के जो उसमें वो राजा थे। याद रखेंगे, इनके द्वारा जो सबसे प्रमुख रचना लिखा गया वो शिव सागर है। शिव सागर इनकी जो प्रमुख रचना, सबसे प्रमुख रचना है वह लिखा गया है शिव सागर। तो ये आपको याद रखना है। और यह जो वो दलित सिंह जो वो खोटा के सबले पुरान कवि मानल जा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी जो भी इस वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। जब तक खोटा JSSC CGL का एग्जाम नहीं होता है, चाहे वो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हो, सभी से रिलेटेड इसमें आपको खोटा स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमेशा आपको जो भी इसमें प्रोवाइड कराया जाता है वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसमें लगातार जो वो फुल मॉक टेस्ट, ग्रामर पार्ट, चाहे वो किसी कहानी संग्रह पाठ हो, उपन्यास हो, नाटक हो, उन सभी चीज़ों को सारे सेक्टर में इसमें जो वो क्लास लिया जा रहा है और लगातार इसमें काम जो वो चल रहा है। जल्द ही इसमें जो वो एक प्लान के साथ पूरा क्लास इसमें लिया जाएगा, एक शेड्यूल के साथ, ताकि आपको पूरा शेड्यूल टाइम पता चल जाएगा कि कब इसका जो एग्ज़ाम, कब क्लास जो है वो टाइम से होता है और कौन टाइम पे इसमें लाइव सेशन होगा। वो सारा चीज़ हम जल्द ही इसमें जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ बने रहें। इसका निश्चय ही बेनिफिट आपको आगे आने वाले समय में आपको नज़र आएगा। तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।